अपने माता पिता के साथ बिताए हुए पल हर किसी को याद रहते हैं, पर हाँ, कोई इतना खुशनसीब नहीं होता कि उन पलों को याद रखने का कारण वो खुशी हो जो बचपन में मिली है। कभी कभी डर की स्याही में डुबोकर जिंदगी दिमाग के पन्नों पर ऐसी छाप मार देती है कि भुलाए नहीं भूला जाता। मेरा नाम स्टेफनी है। मैं 75 साल की हूँ और ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं केवल 5 साल की थी। मेरी माँ डेंटिस्ट थी और मेरे पिता नवाज़ो रिजर्वेशन की रूरल कम्युनिटी में काम करते थे। मेरे कोई भाई बहन नहीं था। ये साल था 1956। मैं पहली बार अपने पिता से मिलने जा रही थी। मेरे पिता नौकरी की वजह से एक जगह नहीं रह सकते थे, इसीलिए मेरी स्कूलिंग जो अच्छे से हो जाए इस वजह से मेरी माँ ने मुझे अपने साथ लॉस एंजलिस में रख लिया था। मेरे पिता मेरे जन्म के समय भी मेरे माँ के पास मौजूद नहीं थे, पर मेरी माँ हमेशा ही उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी। सुबह का समय था। ऐसा लग रहा था कि सूरज अपनी नींद पूरी करके बस अभी अभी ही उठा हो। हम लोग यूटा में थे। पापा को गवर्नमेंट की तरफ से एक घर दिया गया था। उस जंगल के समंदर में मानो वो ये एक छोटा सा टापू था। मैं मेरी माँ का हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी। मैं घबराई हुई थी। मेरे 5 साल के छोटे से दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि पापा जिनके बारे में माँ इतना बताया करती है वो असल में कैसे होंगे। माँ ने घर की बेल बजाई और कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही मेरे सामने मेरे पापा खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी आंखें चमक रही थी। मेरी माँ उनके गले से लग गई और उन्होंने मुझे भी अपनी गोद में उठा लिया। मेरे पापा ने मुझसे कहा, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। उनकी आवाज़ काफ़ी भारी थी, पर इससे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तभी टेलीफोन बजा और मेरे पापा फ़ोन उठाने चले गए और उन्होंने माँ को खाना बनाने के लिए कह दिया। मैं अपने पापा को टेलीफोन पे बात करते देख रही थी। उनके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी, पर पता नहीं क्यों वो खुशी उनके चेहरे से गायब हो गई जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कैंडी दी और माँ से कहा, सुनो, अभी कॉल आया है, मुझे काम से जाना पड़ेगा। मेरी माँ नाराज़ हो गई और उन पे गुस्सा भी करने लगी। वो उन्हें समझाने लगे कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे और अपनी कार लेके निकल गए। उन्होंने जाने से पहले माँ से कहा था कि पूरे घर को अंदर से बंद रखना, चाहे कोई भी आवाज़ दे बाहर मत निकलना, चाहे मैं ही क्यों ना हो। मेरे पास मेन डोर की एक्स्ट्रा चाबी है और मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। माँ ने हाँ में सर हिलाया और खाना बनाने लगी। मुझे याद नहीं कि मैं क्या कर रही थी, पर सूरज कब ढल गया था मुझे खेलते खेलते पता भी नहीं चला। चिड़ियों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। घर में काफ़ी शांति थी। उस समय मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया, पर किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं आ रही थी, मानो जंगल में एक चुप्पी साध ली हो। काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश का मौसम भी हो रहा था। मेरे अंदाज से 8 या 9 बज रहे होंगे, तब दरवाजे पे एक दस्तक होती है। मेरी माँ किचन में होती है और वो मुझसे कहती है कि मैं जाके दरवाज़ा खोल दूँ। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती हूँ और तभी मुझे पापा की बात ध्यान आती है और मैं डर गई। मैं भाग के माँ के पास जाती हूँ
और उनसे कहती हूँ कि वो ही दरवाजे को खोल दे। मेरे माँ के पीछे पीछे चलते हुए हम दरवाजे के पास आते हैं। स्टेफनी मेरी बच्ची, ये मेरे पापा की ही आवाज़ थी। माँ दरवाज़ा खोलने लगी, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने माँ से कह दिया, पर पापा ने तो दरवाज़ा खोलने से मना किया था ना माँ। तभी मेरी माँ के हाथ भी वही रुक जाते हैं। उन्होंने दरवाजे को होल से बाहर देखा और वो वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। उन्होंने तुरंत मुझे गोद में लिया और वो भागकर किचन के काउंटर पे चली गई। उन्होंने अपना हाथ अपने मुंह पे रख लिया और वो रोने लगी। माँ ने मुझे बताया कि वो एक जानवर था, कोई जंगली जानवर नहीं, कुछ और ही। वो पापा की आवाज़ भी निकाल पा रहा था। दरवाजे पर नॉक फिर से होने लगी। वो जानवर दरवाजे को पीटने लगा और वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है। मेरी माँ कोई आवाज़ ना करने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे के खुले होने के कारण तेज हवा घर के अंदर आने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं काफ़ी डर गई थी। मेरे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही थी। उस जानवर की भारी कदमों की आवाज़ भी अब हमें आने लगी। स्टेफनी मेरी बच्ची, वो जानवर मेरी पापा की आवाज़ में फिर से बोला। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मेरी पापा की आवाज़ को रिकॉर्ड करके प्ले कर दिया हो। स्टेफनी मेरी बच्ची, वो फिर से बोल रहा था। हवा के तेज होने के कारण घर का दरवाज़ा भी धड़ाम से जाकर एक के बाद एक भिड़ने लगा। हम वहाँ न जाने कितने समय तक बैठे रहे। फिर अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि वो जानवर चला गया होगा। मैंने किचन के काउंटर के पीछे से खड़ी होके बाहर देखने की कोशिश की। तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। उसका वो चेहरा, वो राक्षस, ऐसा लग रहा था कि मांस के टुकड़े पे दो आंखें उग गई हो। उसकी जीभ इतनी लंबी थी कि वो ज़मीन को टच कर रही थी। मैं इतनी समझदार नहीं थी कि कुछ और कर सकूं। उसका वो भयानक चेहरा देखकर मैं रोने लगी। अगर वो आवाज़ उस जानवर के घर से बाहर जाने की नहीं थी, तो वो किसकी थी? वो पापा थे। वो मेरे रोने की आवाज़ को सुनकर भागकर किचन की ओर आने लगे। उनके हाथ में एक राइफल थी। पापा के आने की आवाज़ सुनकर वो जीव उनकी ओर पलटा। मेरे पापा ने उसे देखते ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चला दी। वो दर्द में चीखें मारते हुए भागने लगा। उसने मेन दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ दिया और चिल्लाते हुए अंधेरों में कहीं गायब हो गया। पापा ने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे चुप कराने लगे। माँ बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह जब माँ को होश आया, तब घर पर 3 फॉरेस्ट रेंजर्स आए हुए थे और एक मेडिक भी था। पापा ने गाड़ी निकाली और पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ एक रेंजर भी था और मैं भी। वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और जोर से किसी भाषा में चिल्लाने लगे। उसके कई साल बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो एक स्किन वॉकर था। नवाजो ट्राइब के लोग मरने के बाद गलत काम करने के लिए स्किन वॉकर बन जाते हैं। मैं काफ़ी देर तक चुप बैठी रही। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप उस पहाड़ पर क्या चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो नवाजो लैंग्वेज जानते हैं और वो स्किन वॉकर नवाजो ट्राइब से ही बिलोंग किया करता था। उन्होंने कहा था, मेरे परिवार से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं सच कहूँ तो 70 साल बाद भी, आज भी जब मुझे उस दिन की याद आती है, मैं बहुत ही ज़्यादा डर
जाती हो।